A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. This is Abhilashan Hata, your social science teacher. Today we are going to continue our chapter electoral politics, and under this chapter we are going to continue our topic nomination of candidates. Okay. So nomination of candidates. In our last class we have discussed about the reserved constituencies, after that voters list. Today we are going to discuss about the nominations of candidates कि जो candidates हैं उनका nomination कैसे होता है. ठीक है. Thank you so much for the waiting. Yes, nomination of candidates. Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. As you all know, we live in a democratic country. अगर हम वोटर हो सकते हैं तो हम इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एक कैंडिडेट भी हो सकते हैं. ठीक है. द ओनली डिफरेंस क्या है कि एक कैंडिडेट जो है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स की होनी चाहिए, और जो एक वोटर है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स की होनी चाहिए. ठीक है. बट कुछ जगह पे कुछ जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसने कोई बहुत ही क्राइम किया है जिसपे बहुत ज़्यादा ग्रीवियंसेस लगे हुए हैं, उन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखता है. बट दीज अप्लाई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ही क्या है, ये एक्सट्रीम केसेस में ही ये कंडीशंस लग सकती हैं. सो एक बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड वोटिंग and a voter. So the basic difference is the minimum age is 25 years for the nomination of candidate, and a voter can give vote at the age of 18. Okay. So political parties nominate their candidates who get the party symbol and support, and nomination is called party ticket. As you all are very much aware about it, you all might have listened in the movies also कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कैंडिडेट्स को क्या है नॉमिनेट करती है. पार्टी के सिंबल्स होते हैं, नेम्स होते हैं. देयर आर वेरियस नेम्स एंड सिंबल्स यू ऑल आर अवेयर अबाउट. लाइक फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इज लाइक जो हाथ का निशान है. भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान है. वैसे ही बहुत जैसे आम आदमी पार्टी उनका झाड़ू का निशान है. तो देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स होते हैं. और जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, कैंडिडेट नॉमिनेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम पार्टी टिकट बोलते हैं. ठीक है. और जो भी पर्सन, एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, जो भी पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है. ठीक है. एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट माने मनी डिपॉजिट करना पड़ता है उस फॉर्म को फिल करते टाइम. ठीक है. So recently a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. ठीक है. एक न्यू डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट आएगा सामने, जो भी की उसको कुछ डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी और कुछ डिटेल्स होनी चाहिए. जैसे कि आप स्कूल में आते हो, फॉर्म फिल करते हो स्कूल में कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी बर्थ ऑफ डेट एटसेट्रा एटसेट्रा, आपकी फैमिली इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं ना. वैसे ही नॉमिनेशन फॉर्म में भी क्या है, कैंडिडेट्स को कुछ लीगल डिक्लेरेशंस करनी होती है, डिटेल्स डालनी होती है. और वो डिटेल्स क्या है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस, सीरियस क्रिमिनल केस या क्रिमिनल केस तो नहीं है? अगर है तो आपको वो बताना पड़ेगा. ठीक है. वो मेंशन करना पड़ेगा. आपके पास कितनी असेट्स हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज. असेट्स मतलब कि आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, दैट ऑल कम्स अंडर असेट्स. लाइबिलिटीज मतलब आपके पास आपके ऊपर कोई उधार तो नहीं है. ठीक है. आप
किसी क्रेडिट उस पे कर्ज पे तो नहीं हूँ, तो आपको जितनी भी असेट्स है, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, और आप कैंडिडेट की और कैंडिडेट के फैमिली की आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सारी चीजें, ठीक है, जितनी भी ये क्वालिफिकेशंस हैं, डिटेल्स हैं, ये सब जब मेंशन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करती है। पब्लिक करने से क्या होता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जो वोटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना डिसीजन जो है इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है इस प्रकार से होता है, इस टाइप से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एक जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? For example, if you want to become an engineer, or if you want to become an IPS officer, और कोई भी पोजीशन है, आपको टीचर बनना है, तो यू नीड सर्टन क्वालिफिकेशंस। ओके, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ सर्टेन आपकी क्वालिफिकेशंस होती है। बट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं हर टाइप के जॉब्स में रेलिवेंट नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, जैसे आपके बुक में इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर उसको क्रिकेट खेलना है तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ना कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि वो क्रिकेट अच्छे से खेल सकता है तो वो एक क्या है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की और भी आते हैं कि एक एमएलए को बनने के लिए क्या हो, एमएलए दैट इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही इज अ पॉलिटिशियन, जो भी एमएलए बना है। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा रेलेवेंस किस चीज पे है कि अगर कोई एमएलए है या कोई एमपी है, वो लोगों के कंसर्न को उसके उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो लोगों के कंसर्न को समझ सके, वो लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों को क्या चाहिए उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक पॉलिटिशियन के लिए। ठीक है, एक एमएलए या फिर एक एमपी के लिए। ठीक है, और ये एग्जामिन कैसे हो सकता है, एग्जामिनर्स जैसे वोटर्स हो गए, जो हर रेगुलर इंटरवल्स में आपके इलेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू ये जो है पता चल जाता है कि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न और नॉट। ठीक है, if even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification। और अगर कोई relevant education, ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, कुछ तो उसे पता होना चाहिए ना, उसको वो एकदम ही इलिटरेट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो वो कैसे डिसीजंस ले पाएगा, उसको कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जब थोड़ा बहुत भी पता होता है, तो ये भी बात किस पे निर्भर करती है, लोगों पे निर्भर करती है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, so in our country putting an educational qualification would go against the spirit of democracy। ठीक है, और एक और दूसरा रीजन, एक रीजन तो आपको पता चल गया कि क्या है, कि एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन जो एक पॉलिटिशियन की या फिर होनी चाहिए, वो है कि लोगों के कंसर्न को समझ सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सके। सेकंड है एक कि ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने से उसकी जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या हो जाएगी, उसके अगेंस्ट में ये मैटर चला जाएगा। और एज यू नो कि हमारे कंट्री की जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री, मेजॉरिटी में हमारी जो कंट्री है उसके सिटीजन्स जो है, उनका राइट, उनसे जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है वो उनसे ले लिया जाएगा अगर हम कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं। क्यों?
क्योंकि इंडिया में जो अगर सपोज हम बीए या बीकॉम या बीएससी जो भी कोई भी सर्टेन एक डिग्री रख देते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना या इतना ज़रूरी है, तो जो 90% से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के वो इनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में। सो ये भी एक दूसरा रीज़न है। अगर क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ पॉलिटिशियन, when some kind of educational qualification is needed for any job in the country, ठीक है। अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो यू हैव टू मेंशन दीज 2 पॉइंट्स, ओके। कि एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस देता हो आपके प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, एंड सडनली ये इनएलिजिबिलिटी की ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द बेसिक रीजन। नाउ check your progress, ठीक है। So I would like to ask some of you, first one is there are some principles and there are some features of election system. First one is universal adult franchisee. Match up, you have to match this universal adult franchisee. What is the meaning of universal adult franchisee? Please do raise your hands fast. Yes, so universal adult franchisee, everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. Representation of weaker section, it is the feature, its feature is reservation of seats for the SCs, that is scheduled castes, and the scheduled tribes, that is STs. Open political competition, its feature is anyone can form a political party or contest elections. Next, one vote, one value. One of its feature is each constituency has roughly the same population. Okay, now your next topic is election campaign, ठीक है। अब election campaign, as you all are very much aware about this also कि election से पहले बहुत सी रैलीज निकलती है, बहुत से campaigns होते हैं, ठीक है। तो जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो क्या है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, हम अपने गवर्नमेंट को चूज करें, हम अपनी ऐसी पॉलिसीज प्रेफर करें जो गवर्नमेंट लेकर आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। तो एक डिस्कशन होना, फ्री और ओपन डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें कि एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो हमें कहाँ पे पता चलता है, वो हमें इलेक्शन कैंपेन में पता चलता है। सो इट इज़ इन आवर कंट्री such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of पोलिंग, ठीक है। जो फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आती है और डेट ऑफ पोलिंग मतलब जिस दिन वोट होने वाला होता है, ठीक है, पोलिंग होने वाली होती है, उससे 2 वीक पहले जब पता चल जाता है और उस टाइम पे ऐसे कैंपेन्स का हमें पता चलता है कि ये कैंपेन्स होने वाले हैं, ठीक है। एंड अंडर दिस, during this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meetings, and political parties mobilize their supporters. और ये जो 2 वीक का पीरियड है, 2 वीक्स का जो पीरियड है, इस टाइम पे क्या करते हैं कैंडिडेट्स अपने वोटर्स से मिलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो है इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने सपोर्टर्स के पास जाते हैं, अपनी पॉलिसीज के बारे में क्या करते हैं उन्हें बताते हैं। और इसी टाइम पे न्यूज़पेपर और टेलीविजन में भी है ना इलेक्शन से रिलेटेड ही आप देखते हो। आपने अभी जैसे लास्ट ईयर भी हमारा इलेक्शन हुआ था, और इवन अभी भी पंचायत के इलेक्शंस थे, तो आपने देखा कि न्यूज़ में आप देखते हो कि सारी जो न्यूज़ होती है मोस्टली उसी से रिलेटेड होती है। तो न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में भी जो स्टोरीज होती है इलेक्शन से रिलेटेड ही होती है, और डिबेट्स भी उन्हीं से रिलेटेड क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक है। सो बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। आप बोलोगे मैम खाली ये 2 वीक में ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, ऑब्वियसली ये जो है कि इलेक्शन कैंपेन जो है आपके 2 वीक्स के लिए ही नहीं होता है, इससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो
प्रिपेयर करती है इलेक्शंस के लिए, बहुत पहले से प्रिपेयर करना वो स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और जैसे ओपोनेंट्स जो होते हैं, जब कोई गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे ओपोनेंट्स जो होते हैं, उस टाइम पे वो ओपोनेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो भी एक कैंपेन का जरिया ही है कि कैंपेन करते हैं लोग, ठीक है। In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. Okay, they want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. और इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पे मोस्टली देखा जाता है जो पब्लिक अटेंशन लिया जाता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई पब्लिक अटेंशन, जैसे बिग इश्यूज होते हैं उसमें कोई अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कुछ बिग इश्यूज है, उन्हीं पे फोकस करते हुए क्या है, लोगों तक वो इशू पहुंचाया जाता है, लोगों से उस बेसिस पे जैसे वोट लिए जाते हैं। जैसे कि अब हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा है, तो कोई पार्टी बोल रही है कि अगर हम मेजॉरिटी में हमने अगर हमारी गवर्नमेंट बनाई तो हम आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है, प्राइस जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिग इश्यूज पे जो है अटेंशन लिया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में भी मेंशन है, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूव पॉवर्टी, इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971। 1971 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है, और रिमूव पॉवर्टी। उन्होंने उनकी जो पार्टी है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी, उस टाइम पे इमरजेंसी काफी चल रही थी और सिविल लिबर्टीज पे भी क्वेश्चंस अराइजेस हो रहे थे, तो ये सारी चीजें हम जो है आपको एक्सेस करवा देंगे, हम हटा देंगे कि लोगों को सिविल लिबर्टीज मिलेगी। इमरजेंसी के टाइम पे जो हमने चीजें आपके ऊपर बांध दी थी वो सारी चीजें हम हटा देंगे, और ये गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेव डेमोक्रेसी, ठीक है, ये जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का इन्होंने स्लोगन दिया था, और किसके लीडरशिप में, जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में, और ये लोकसभा इलेक्शन 1977 में हुआ था। और ये इस पार्टी ने भी यही हमें ये स्लोगन जो है किस लिए लेकर आए थे कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको सिविल लिबर्टीज देंगे, और आपको जो इमरजेंसी के टाइम पे हमने कमिट किया है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको एक्सेस कर देंगे। उन्होंने भी इसी के बेसिस पे बोले कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को क्या करना है, बचाना है, ओके। नेक्स्ट है द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। अब देखिए, लेफ्ट फ्रंट एक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, उन्होंने भी एक स्लोगन दिया था लैंड टू द डीलर, ठीक है। अब उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, फार्मर्स को जमीन नहीं मिल रही होगी, तो उन्होंने बोला कि हम जो लैंड है वो टिलर को ही देंगे, फार्मर को ही देंगे, और उन्होंने ये स्लोगन यूज किया था 1977 के कैंपेन में, इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कैंपेन में। इस असेंबली इलेक्शन आप सबको पता है ना क्या होता है, असेंबली इलेक्शन इज फॉर द स्टेट इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N. Ramarao, the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh assembly election in 1983. अब इस तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में उनके जो लीडर थे एन रामाराव, उन्होंने बोला था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट, ये स्लोगन यूज किया था असेंबली इलेक्शन 1983 में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स which used by which used in election campaigns, ठीक है। और sometimes what happens in a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जैसा चाहते हैं करने देते हैं ना, इलेक्शन कैंपेन रैलीज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा चाहते हैं करने देते हैं, but sometimes it is necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate goes fair and equal chance to compete। और इसलिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वली फेयर और इक्वल चांस मिले कंपटीशन के लिए, इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन
ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, ठीक है, कि ब्राइब नहीं दे सकता है या वोटर्स को डरा नहीं सकता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कि उनको बोल रहे हैं कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे हमें वोट दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। और 25 लैक्स, ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लैक्स और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा का वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर। ये कुछ इलेक्शन के अंदर लॉज हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसे करते हैं तो कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देती है। अगर वो इलेक्ट भी हो जाते हैं और कोर्ट को बाद में पता चलता है ना कि वो इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने इतना स्पेंड किया है, तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, गाइडेंस होती है, ठीक है, नॉर्म्स और गाइडेंस जो मेंशन है उसको फॉलो करना होता है, उस पर अग्री करना पड़ता है। जैसे कि वो एक कोई भी पार्टी और कैंडिडेट जो है इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए किसी वर्शिप प्लेस, कोई टेम्पल, मॉस्क या गुरुद्वारा एक्सेट्रा, यहाँ पे जाके क्या है इलेक्शन प्रोपेगेंडा या इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट्स का, ठीक है, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, ठीक है, ऑफिशियल्स जो है उनको इलेक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकता है। और एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ stones of any projects, take any big policy decisions or make any promises of providing public facilities, ठीक है। और इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो ये नहीं बोल सकते कि कोई जो प्रोजेक्ट है उस पर एक बिग पॉलिसी डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि आप 5 साल तक थे, आपने 5 साल कुछ नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए, उस इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप कुछ अच्छा काम करो, जैसे कि कोई बिग पॉलिसी डिसीजन ले लिया जो आपने पहले प्रॉमिस किया था और आप फुलफिल कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, ठीक है। एंड द फाइनल स्टेज, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, की अब पोलिंग और काउंटिंग कैसे होती है, ठीक है, ये फाइनल स्टेज बोला जाता है इलेक्शन में। और पोलिंग का मतलब है जब फाइनल स्टेज क्या है, इलेक्शन वाले डे को ही हम पोलिंग डे बोलते हैं, ठीक है, पोल देयर वोट, पीपल पोल देयर वोट ऑन द पोलिंग डे। अब क्या होता है इसमें, एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। ये स्कूल में सिचुएट हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिस में सिचुएट हो सकती है, वहाँ पे वोटर्स लिस्ट में अगर उनका नाम है वो वहाँ जा सकते हैं। अब जैसे ही वो बूथ में जाते हैं, आपने सबने सुना होगा बूथ क्या होता है, वोटर जब बूथ के अंदर जाता है तो वहाँ पे जाके उसकी फिंगर्स चेक की जाती है कि कोई निशान तो नहीं है, निशान इन द सेंस कि उन्होंने वो फिर से तो वोट देने नहीं आया है, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। और एक जो कैंडिडेट है उसका एक एजेंट वहां पे बैठ सकता है, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं ना, अब 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उन सबके एक एक एजेंट्स जो है पोलिंग बूथ के अंदर बैठ सकते हैं वो, और वो इंश्योर करते हैं कि वोटिंग एक फेयर वे में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। पहले बेटा क्या होता था, बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। बैलेट पेपर क्या होता है, ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed, ठीक है। एक पेपर हुआ करता था, पेपर कैसा होता था, जस्ट लुक एट दिस, एक ऐसा पेपर है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडिडेट की पिक्चर्स लगी हुई है या फिर सिंबल लगा हुआ है जो कैंडिडेट का, ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट का क्या है, नेम मेंशन किया गया है, तो ये एक पेपर होता था। अब जिसे भी वोट देना होता था वो उस पे स्टैंप लगाता था, ऐसे मार्क लगा दिया या स्टैंप लगा दिया कुछ, उसको बंद करके एक बॉक्स में रख देता था। एक तो ये तरीका था, और सेकेंड आज की time पे nowadays what is using instead of this ballot paper, we are using electronic voting machines, EVM machines का हम यूज करते हैं वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें भी सेम जैसे बैलेट पेपर पे होता था ना, ठीक है, और
जस्ट द सेम वे ईवीएम जो है क्या है मशीन में होता है, और बैलेट पेपर बेटा ईवीएम का हम इसलिए भी यूज करने लगे हैं कि बैलेट पेपर से काफी पेड़, कितने लैक्स जो है पेड़ जो है कटते हैं, 1.5 लाख के अराउंड पेड़ कटते हैं बैलेट पेपर्स को बनाने के लिए। तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ईवीएम ऑल्सो। और इससे क्या है एक सिक्योरिटी भी रहती है। द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग ओवर हो जाती है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, एंड आफ्टर few days or few days later on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. Television channels, radio and newspaper reports this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जिस दिन काउंटिंग डे होता है, तो ईवीएम मशीन्स में से वोट काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे बहुत घंटों के काउंटिंग के बाद में क्या है आपको पता चल जाता है किसने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसके पास वोट्स होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है, और बहुत से टेलीविजन चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर्स में इन इवेंट्स को कवर किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कि हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड नाउ चेक योर प्रोग्रेस। एक जल्दी से एक छोटा सा देख लेते हैं कि फेयर, आइडेंटिफाई द फेयर एंड द अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अमंग द फॉलोइंग। नाउ this is unfair electoral practice. So class, this is all about today. Please do read the chapter, and if you face any problem you can approach to me in our next class, or